नमस्कार दोस्तों, एक अजीब सवाल आपको करता हूं आज। अगर कोई टीम एक मैच में सबसे ज्यादा रन्स बनाए, सबसे ज्यादा फास्ट बैटिंग करे, लेकिन फिर भी पॉइंट्स टेबल में नीचे गिर जाए, तो क्या वो टीम कमजोर है? जवाब है नहीं। और एग्जैक्टली यही हो रहा है इंडिया की इकोनॉमी के साथ। अप्रैल 2026 में आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश की। उसमें लिखा था कि इंडिया 2026 में दुनिया की 6 सबसे बड़ी इकोनॉमी है। पहले 5th थी, अब 6 है। यूके और जापान ने इंडिया को पीछे छोड़ दिया है। ये न्यूज सुन के बहुत लोगों के मन में आया, क्या इंडिया की इकोनॉमी डुबकी ले रहा है? लेकिन रुको, उसी आईएमएफ की उसी रिपोर्ट्स में एक और लाइन थी। इंडिया 2026 में दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग करने वाली मेजर इकोनॉमी है। 6.5% ग्रोथ रेट के साथ अमेरिका से ज्यादा, चाइना से ज्यादा, जर्मनी से ज्यादा। ये पैराडॉक्स है, इंडिया सबसे तेज भी है और नीचे भी गिरा। आज समझते हैं ये कैसे हुआ, इसका मतलब क्या है और इसकी असली तस्वीर क्या है। पहले समझते हैं कि जीडीपी रैंकिंग काम कैसे करती है। जब आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक दुनिया की देशों की इकोनॉमी कंपेयर करता है तो वो एक कॉमन करेंसी यूज करता है, यूएस डॉलर। मतलब हर देश की अपनी जीडीपी जो उनकी लोकल करेंसी में होती है उसे डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है। और कन्वर्सन कैसी होती है? एक्सचेंज रेट से। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, अगर रुपीस की वैल्यू डॉलर्स के मुकाबले में घट जाती है तो इंडिया की जीडीपी भी डॉलर्स में छोटी दिखेगी, चाहे असली में इकोनॉमी ग्रो भी करे। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रैल 2026 रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2026 में इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले में लगभग 11% कमजोर हुआ। रुपीस 84 से 95 पर डॉलर तक पहुंचा। इसके साथ एक और चीज हुई, फरवरी 2026 में इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जीडीपी का बेस ईयर बदला, 2011-12 से 2022-23 तक कर दिया। ये एक टेक्निकल रिवीजन था। 5पैसा.com की एनालिसिस के अनुसार इससे इंडिया की नॉमिनल जीडीपी करीब 3 से 4% छोटी दिखने लगी। अप्रोक्सीमेटली 357 लाख करोड़ की जगह 345 लाख करोड़। लेकिन इकोनॉमिस्ट कहते हैं ये ज्यादा एक्यूरेट पिक्चर है, पहले वाला ओवर एस्टिमेट था। इन दोनों फैक्टर्स, रुपीस की गिरावट और बेस ईयर रिवीजन ने मिलकर इंडिया को 5th से 6th पोजीशन पर पहुंचा दिया। यूके और जापान की करेंसीज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है तो उनकी डॉलर में जीडीपी इंडिया से आगे निकल गई। अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझते हैं, नॉमिनल जीडीपी ट्रेंड। ये नाम impactonIndia.com की एक डिटेल एनालिसिस में यूज हुआ था। इसका मतलब है नॉमिनल जीडीपी रैंकिंग एक ऐसा आईना है जो सिर्फ डॉलर में दिखता है। अगर आईना टेढ़ी हो यानी एक्सचेंज रेट अनस्टेबल हो तो तस्वीर भी टेढ़ी दिखती है, चाहे आप बिल्कुल सीधे खड़े हो। इंडिया के केस में रुपीस क्यों गिरा? इसके कुछ मेन रीजन थे। पहला, वेस्ट एशिया में ऑनगोइंग क्राइसिस ने ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी बढ़ाई, जिससे क्रूड ऑयल एक्सपेंसिव हुआ और इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ा। दूसरा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कुछ कैपिटल इंडिया से निकाला, जिससे रुपीस पर प्रेशर पड़ा। तीसरा, ग्लोबली डॉलर स्ट्रॉन्ग रहा, जिसका असर ज्यादातर इमर्जिंग मार्केट करेंसीज पर पड़ा, सिर्फ इंडिया पर नहीं। अब सोचिए, क्या यूके और जापान इंडिया से बेहतर परफॉर्म कर रहा है? बिल्कुल नहीं। आईएमएफ की रियल ग्रोथ डाटा देखें, इंडिया 6.5% ग्रो कर रहा है, यूके अप्रोक्सीमेटली 1.2% और वहीं जापान अप्रोक्सीमेटली 0.5%। मतलब इंडिया 5-6 गुना ज्यादा तेज ग्रो कर रहा है। फिर भी रैंकिंग में वो देश ऊपर है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी करेंसीज स्ट्रॉन्ग है डॉलर के अगेंस्ट। ये वैसा ही है जैसे एक ज्यादा मेहनत करने वाला स्टूडेंट हमेशा अच्छे ग्रेड्स लाता है, लेकिन एग्जाम हॉल में पेन में इंक खत्म हो जाए। परफॉर्मेंस सही है, रिजल्ट थोड़ी मिसलीडिंग। अब आता है वो नंबर जो बहुत कम लोग जानते हैं। जीडीपी मेजर करने का एक दूसरा तरीका भी है, परचेसिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी। ये मेथड एक्सचेंज रेट्स की बात नहीं करता, ये देखता है एक कंट्री में 1 रुपए से कितना खरीदा जा सकता है और दूसरी कंट्री में $1 से। दोनों को रियल टर्म्स में कंपेयर करता है। 5पैसा.com की रिपोर्ट्स के अनुसार पीपीपी के हिसाब से इंडिया 2026 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सिर्फ अमेरिका और चाइना के बाद। इसका मतलब ये है कि इंडिया में एक्चुअली जो इकोनॉमी एक्टिविटी हो रही है, जो गुड्स बनते हैं, जो सर्विस मिलती है, जो एक्चुअल जीवन स्टैंडर्ड है, वो नॉमिनल रैंकिंग से काफी बेहतर है। आईएमएफ प्रोजेक्शन और भी अच्छी खबर देती है। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रैल 2026 की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2027 तक इंडिया की नॉमिनल जीडीपी भी $4.58 ट्रिलियन हो जाएगी, जब यूके की $4.7 ट्रिलियन होगी। मतलब 2027 में इंडिया फिर 4th रैंक पर वापस आ जाएगा। ये टेम्पररी सेटबैक है, परमानेंट नहीं। इंडिया की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंता नागेश्वरन ने भी कहा है कि रिलेटिव ग्लोबल रैंकिंग बाहरी फैक्टर्स, करेंसी मूवमेंट से भी अफेक्ट होते हैं और डोमेस्टिक ग्रोथ ड्राइवर, कंज्यूमर डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, सर्विस एक्टिविटी सब इंटैक्ट है। अब एक ऑनेस्ट सवाल, क्या सब ठीक है? क्या हमें चिंता नहीं करनी चाहिए? थोड़ी करनी चाहिए, लेकिन सही चीज की। रुपीस का 11% गिरना सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से नहीं था। इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट भी प्रेशर ला रहा है। क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी अभी भी बहुत है।
जब वेस्ट एशिया में थोड़ी भी टेंशन बढ़ती है तो उसका असर इंडिया पर सीधा पड़ता है। ये स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी है जो सिर्फ एक वीडियो से बात फिक्स नहीं होगी। दूसरा, जीडीपी ग्रोथ 6.5% है, लेकिन क्या ये ग्रोथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? क्या एक छोटे शहर का किसान, एक टियर 3 सिटी का युवा, वो भी इस ग्रोथ में पार्टनर है? ये सवाल पुराना है लेकिन जरूरी है। एक एग्जांपल से समझते हैं। रमेश एक छोटा शहर में किराना दुकान चलाता है। उसकी दुकान की बिक्री 2024 में 10 लाख थी और 2026 में 12 लाख हो गई। उसने ज्यादा काम किया, उसने ज्यादा कमाया, लेकिन उसी दौरान जिस बिल्डिंग में उसकी दुकान है उसकी डॉलर में वैल्यू एक्सचेंज रेट की वजह से थोड़ी वैल्यू घट जाती है। तो क्या रमेश असफल हुआ? बिल्कुल नहीं। उसकी एक्चुअल प्रोडक्टिविटी बढ़ी, सिर्फ एक इंटरनेशनल कंपैरिजन मैट्रिक ने उसे छोटा दिखाया। यही इंडिया है और आम इंडियंस के लिए मायने रखता है कि कितनी नौकरियां बनी, कितनी महंगाई आई या गई, कितनी रोड्स बनी, कितने हॉस्पिटल्स डेवलप हुए, ना कि आईएमएफ की लिस्ट में इंडिया का रैंकिंग जो है 5th है या 6th है। तो आज का वर्डिक्ट क्या है? आईएमएफ की लिस्ट में 6 नंबर पर आना एक टेक्निकल गिरावट है, इकोनॉमिक फेलियर नहीं। रुपीस डेप्रिसिएशन और जीडीपी बेस ईयर रिवीजन दोनों एक साथ आए जिसने डॉलर कन्वर्टेड रैंकिंग में इंडिया को नीचे किया, लेकिन रियल ग्रोथ, पीपीपी रैंकिंग और 2027 का प्रोजेक्शन सब कहता है कि डायरेक्शन सही है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आंख बंद करके बैठ जाएं। रुपीस की स्टेबिलिटी, क्रूड ऑयल डिपेंडेंसी और ग्रोथ का डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 चीजें हैं जो हमें जनरली ट्रैक करनी चाहिए, हेडलाइंस के वक्त भी और जब हेडलाइंस नहीं होती है तब भी। क्योंकि एक इन्फॉर्म नागरिक जो सिर्फ हेडलाइंस नहीं बल्कि उसके पीछे का लॉजिक समझे, वही देश को बेहतर सवाल पूछ सकता है और बेहतर सवाल से बेहतर जवाब आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी टॉपिक जो सिर्फ सच बोले, सिर्फ डाटा से बोले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हम नंबर को इंसानी भाषा में समझाते हैं। थैंक यू।